गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का, उसका पार्ट 2। हमने पहले वाले पार्ट में क्या बात कर रखी है कि ये रिफॉर्म्स आने के रीज़न क्या है। ये बेसिकली एलपीजी रिफॉर्म ही तो है, एलपीजी रिफॉर्म ही तो है। तो ये रिफॉर्म आने के पीछे रीज़न क्या है हमने ये देख लिया था, और लिबरलाइजेशन के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था। यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के बाद भी एक पार्ट रह जाएगा, और वो रहेगा एन अप्रेजल का, कि इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। आर यू रेडी फॉर द वीडियो? आर यू रेडी फॉर knowing what is privatization and what is globalization? आर यू रेडी? देखो, मैंने एक बात सुन रखी है कि खुश होने के लिए अगर काम करो तो खुश हो इंसान, ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इंसान खुश होकर के कोई काम करे ना, तो वो हमेशा खुश रहेगा एंड डेफिनेटली रहेगा। तो आप भी खुश होकर के इस वीडियो को देखना। सो स्टार्ट करते हैं। प्राइवेटाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन ओनरशिप ऑफ और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज। इसमें क्या बात कही जा रही है कि इन्वॉल्व करना प्राइवेट सेक्टर्स को, उनको ओनरशिप देना, उनको अपनी इंटरप्राइजेज़ को सेल करना। मतलब कि जो गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरप्राइजेज़ हैं, जो बिजनेसेस हैं, पीएसयूज़ हैं, या फिर जो भी गवर्नमेंट बिजनेसेस हैं, वो किसको दे देना? प्राइवेट सेक्टर को दे देना। देखो, इसमें दो चीज़ें होती हैं। प्राइवेटाइजेशन में मतलब क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें उनको प्राइवेटाइज कर दो। सब कुछ गवर्नमेंटली ओन्ड है, गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो उन सबको क्या कर दो? प्राइवेटाइज कर दो। गवर्नमेंट जो है कंपनीज़ को प्राइवेट में कन्वर्ट करने का, गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं। एक तो ओनरशिप दे देना, ठीक है, ओनरशिप उनको दे दो। अभी भी सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट का ही है, लेकिन जो उसकी ओनरशिप है वो हमने प्राइवेट सेक्टर को दे रखी है। बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप, गवर्नमेंट की ओनरशिप हटा करके एंड मैनेजमेंट वाली जो भी चीज़ें उनको हटा करके प्राइवेट सेक्टर को दे देना। और दूसरा कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनको, गवर्नमेंट सेक्टर वाली चीज़ें हैं उनको, कंपनीज हो गई, उनको सेल कर देना प्राइवेट सेक्टर को। दो तरीके से गवर्नमेंटली ओन चीज़ों को प्राइवेटली ओन किया जा सकता है, और यही बेसिकली प्राइवेटाइजेशन होता है। एक इसमें टर्म आता है डिसइन्वेस्टमेंट, आपकी बुक में भी दे रखी होंगी चीज़ें। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में आप देखना, पढ़ना वहाँ से। इसमें क्या होता है, ये प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने की एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, सेलिंग ऑफ पीएसयूज टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती हैं वो सेल किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट, एक तो इन्वेस्टमेंट होता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि हमने सेल कर दिया, हमने डिसइन्वेस्टमेंट करें, उससे अब हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बस पैसे मिलेंगे। जैसे ये मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने इसमें 10,000 रुपये लगाए, ठीक है, और 10 लेबर्स और लेके आई मैं इस कंपनी के अंदर, तो ये इसका इन्वेस्टमेंट हुआ। क्योंकि ये जो 10 लेबर्स आए हैं ये डबल काम करेंगे, ट्रिपल काम करेंगे, फिर कर लो 10 गुना काम करेंगे और कंपनी को 10 गुना प्रोडक्टिविटी देंगे। लेकिन अब दूसरी चीज़ हुई है एक यहाँ पे, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में मैंने इस कंपनी को सेल कर दिया। अब मैंने सेल कर दिया किसी प्राइवेटली ओन्ड पर्सन को, इंडिविजुअल को, या किसी को, मतलब सेल कर दिया। तो सेल कर दिया तो इस कंपनी के जो पैसे हैं वो मुझे, जो करेंसी है वो मुझे मिलेगी, पैसे जो हैं वो मुझे मिलेंगे। लेकिन अब इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं रह जाएगा, इसकी प्रोडक्टिविटी मैं नहीं बढ़ा सकती अब, ठीक है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है। कंपनी को सेल आउट कर देना, तो उससे मुझे सिर्फ पैसे मिलेंगे, उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा मुझे, ठीक है। अब उस पैसे को मैं कहीं और यूज़ करूँगी, बस ये होगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट में यही होता है कि सेल ऑफ कर देना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। और ये क्यों किया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट? इसके पीछे रीज़न है जो कि वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर उस टाइम पे उन लोगों ने रखा था कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इससे क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। और जब जो कंपनीज़ हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में रहेंगी, गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी, तो सोशल वेलफेयर देखेंगे। और जो लोग हैं, मतलब हम लोग जो हैं, जो इंडिविजुअल्स मतलब कि जो सिटीजन्स हैं, जो कंट्री के लोग हैं, जिनको ज़रूरतें हैं, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि मेरे को यही ख़रीदना है, बस मेरे पास और कुछ है ही नहीं, मतलब चॉइसेस नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक मिनट हम जब सेल कर देते हैं, मतलब गवर्नमेंट जब
प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या देखती है, हमने उसमें पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सब कुछ पढ़ रखा था, ठीक है। तो उसमें कैपिटलिज्म में क्या होता था, प्राइवेट ओनरशिप होती थी। तो प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि वो सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं अपना, वो क्या करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं अपना। एक मिनट, तो सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे और कंज्यूम मतलब वैरायटी आएगी बहुत सारी सी, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी सी वैरायटीज़ लेके आएंगे, जिससे कि कंज्यूमर्स उनके पास आएँ। और इसकी वजह से क्या होगा कि कंज्यूमर्स जो हैं उनके पास भी बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी, बहुत सारी चॉइसेस होंगी, ठीक है। तो एक तो ये, और जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, अपना लॉस वो उतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। लॉसेस ऑब्वियसली होते हैं कुछ गलतियों की वजह से, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो लॉस फिर भी फेस कर जाती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अपने वहाँ पे लॉस नहीं होने देते हैं। तो मैनेजरियल एफिशिएंसी उनकी जो है एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन भी आएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो पैसे कमा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आएंगे, नई नई चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो बात रही ये हमने प्राइवेटाइजेशन पढ़ा, कुछ समझ आया कि प्राइवेटाइजेशन में क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, इसके बेनिफिट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। अब मैं एक बार ही सम अप कर देती हूँ इसके बेनिफिट्स। प्राइवेटाइजेशन होने का जो प्राइवेटाइजेशन करने का जो बेनिफिट है वो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन एक तो करना, डाइवर्सिफिकेशन करना पहला हुआ, डाइवर्सिफिकेशन, लोगों के पास चॉइसेस आएंगे, और ये कंज्यूमर्स की सोवरेनिटी को बढ़ाएगा, मतलब कंज्यूमर जो उनके पास इंडिपेंडेंसी रहेगी कि मैं ये भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इतने सारे से प्रोडक्ट्स हैं। गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी तो सिर्फ एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स रहेंगे, अब कितने भी कंज्यूमर्स हैं सब एक ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, अभी उनके पास चॉइसेस हैं ये, ठीक है। तो दो बात समझ आई, डाइवर्सिटी होगा और कंज्यूमर्स जो हैं उनको सोवरेनिटी मिलेगी, वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज होती हैं वर्क इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करती हैं, डोमेस्टिकली भी उनके पास कंपटीशन होता है, मतलब 10 कंपनीज़ हैं और वो सिर्फ सर्फ कह लो या फिर साबुन सोप्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो 10 कंपनी सोचेंगी कि मेरा ज़्यादा हो मेरा ज़्यादा, तो सब अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोड्यूस करेंगी। तो अगर कोई भी मतलब एक कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन अच्छा होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो अगर आप ये सब कुछ नोट करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये हेल्प करता है सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट के ओवर सेल्फ इंटरेस्ट को ये इंक्रीज़ करता है, बढ़ावा देता है, और प्रोडक्टिविटी इससे भी रिलीज़ होती है। मॉडर्नाइजेशन आते हैं, हमने अभी देखा ही, अपग्रेडेशन होता है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होता है, और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। तो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन नहीं बढ़ता, इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ता है। तो अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, उसका सम अप हो गया। ग्लोबलाइजेशन देखते हैं ये क्या होता है, ये प्रोसेस है एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। समझ आया कुछ? पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ये एलपीजी रिफॉर्म के बाद ये ओपन इकोनॉमी बनी। मतलब कि पहले ये होता था हमने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखे थे, गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से आए जाएँ उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, ठीक है। इस वजह से बाहर से प्रोडक्ट्स आते नहीं थे जल्दी, या फिर जाने का भी बाहर की कंट्रीज़ को भी महंगा पड़ेगा तो वो भी नहीं खरीदती थी हमसे प्रोडक्ट्स। टैरिफ मतलब कि हमने 10 रुपये की कोई चीज़ बनाई है 10 रुपये की, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट है तो हमने 10 रुपये की चीज़ तो बना ली, हमें इसे सेल करना है कंट्री के बाहर, लेकिन यहाँ पे कंट्री से बाहर जाने से पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को टैरिफ पड़ जा रहा है, मतलब मेरे को पैसा डबल देना पड़ जा रहा है, टैक्स देना पड़ जा रहा है यहाँ पे। तो मैंने बनाई तो 10 रुपये की चीज़ है, हमारे मार्केट में वो 10 रुपये की बिक रही है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स लग गया, तो इसका कहीं से तो भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। तो वो मैं बाहर सेल करूँगा तो इसको 40 रुपये में बेचूँगा, 20 रुपये में बेचूँगा, 10 रुपये में नहीं बेचूँ, तो अब बाहर वाली कंट्री को महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्लोज इकोनॉमी थी हमारी, अभी ओपन इकोनॉमी हो गई है आफ्टर दिस रिफॉर्म। तो एक तो इकोनॉमी जो है ओपन हो गई है, अब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है हम उसको बाहर भेज सकते हैं, ख़रीद सकते हैं ईजिली। टैरिफ्स बिल्कुल कम हो गए हैं, टैक्सेज मतलब बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो टैक्सेस, आपके बुक में टैरिफ्स, कोटाज, रेस्ट्रिक्टिव, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ये सब कुछ दे रखा होगा। ये सब बेसिकली बात करें तो टैक्सेस हैं जो कि कंट्री से सामान बाहर भेजने में या फिर इंपोर्ट करने में लगते हैं।
इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए था, ग्रो करना था, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थी, ठीक है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उससे कनेक्ट करना था, इस वजह से भी ग्लोबलाइजेशन का रिफॉर्म आया, ठीक है। तो समझ आई ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ये देखो पूरे वर्ल्ड में लोग मिलजुल रहे हैं, हाथ वाथ मिला रहे हैं, मतलब हाथ वाथ मिला रहे हैं, होली नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड्स कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड चल रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। हाँ, तो ग्लोबलाइजेशन होता है तो इससे क्या होता है, ये क्रिएट करता है नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज़। अब ये 4 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ है, 10 कंट्रीज़ है, तो इन सब में ना नेटवर्क बढ़ेगा। आपकी बुक में एक जगह दे रखा है, उसके बारे में भी क्या कहते हैं, बाईलेटरल ट्रेड एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। बाईलेटरल ट्रेड क्या होता है, जब सिर्फ दो ही कंट्रीज़ हैं, 1 एंड 2, कंट्री ए कंट्री बी, सिर्फ इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, ये दोनों गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं एक दूसरे से और बाई कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन मल्टीलेटरल ट्रेड में क्या होता है कि मल्टीपल कंट्रीज़ हैं और सबसे ही ट्रेड चल रहा है। एक कंट्री जो है इसका इस कंट्री से भी ट्रेड चल रहा है, इस कंट्री से भी, इस कंट्री, सारी कंट्री से ट्रेड चल रहा है, सिर्फ एक कंट्री से ट्रेड नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीलेटरल ट्रेड होता है। तो यहाँ पे इतनी बात समझ आई। हाँ, तो ग्लोबल नेटवर्क्स बढ़ते हैं और एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। नेटवर्क्स सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने के थ्रू ही। नेटवर्क्स बढ़ाना मतलब एक दूसरे को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना और बाय करना, परचेजिंग करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स करना, एफडीआई वगैरह आना, और अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो होगा गुड्स और सर्विसेज का। एक तो करना, ये नेटवर्क्स बढ़ाना, ये अलग बात है, और दूसरा कि अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा। तीसरा, आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ये बेसिकली प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इन दोनों का बाई प्रोडक्ट कह लो या फिर आउटकम कह लो है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिबरलाइजेशन में कंपनीज़ को आज़ादी मिली है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ बनी है। प्राइवेटाइजेशन में कंपनीज़ प्राइवेट बनी है, पहले सिर्फ लिबरलाइजेशन में कंपनीज़ को आज़ादी मिली थी कि चलो लाइसेंस वगैरह हटाते हैं, ठीक है, तुम अपने हिसाब से काम करो। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि प्राइवेटली ओन्ड हो गई, गवर्नमेंट ओन से प्राइवेटली ओन्ड हो गई। गवर्नमेंट क्या देखती थी, सोशल इंटरेस्ट देखती थी। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद वो सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, मैनेजरल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। वो बिना मतलब देखो, मैनेजरल एफिशिएंसी की मैंने बात करी थी प्राइवेटाइजेशन में, वहाँ पे उसका क्या मतलब होता है, मैनेजरल एफिशिएंसी की बात करी थी, तो इसका क्या मतलब है कि वो बिना किसी से परमिशन के भी अपने आप से डिसीजंस ले सकते हैं। पहले गवर्नमेंटली ओन में क्या था, यहाँ से परमिशन लो, यहाँ से परमिशन लो, यहाँ से परमिशन लो, उसके बाद कुछ काम होगा। तो मैनेजरल एफिशिएंसी बढ़ने के लिए वो खुद ही डिसीजंस ले सकते हैं और एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, ये बात समझ आई। हाँ, तुमने यहाँ पे देखा लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का आउटकम होता है ग्लोबलाइजेशन। एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या काम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो हमने बहुत सुना होगा, तो इसका काम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट का क्या मतलब है कि सऊदी अरेबिया हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, और ये इंडिया मान लो, ठीक है। तो इंडिया इस मार्केट में भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है, इस मार्केट में भी उसके कुछ गुड्स एंड सर्विसेज है, इस मार्केट के अंदर भी कुछ उसके गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट्स तो यही हुए ना, जो हमारी कंट्री के अलावा और कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो मार्केट्स हैं। तो सपोज टू प्रमोट फ्री ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केट्स, वहाँ पे फ्रीली ट्रेड हो रहा है, बिना रेस्ट्रिक्शन के, बिना टैक्सेस के हो रहा है, इसको प्रमोट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, फोकसिंग ऑन कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट में अभी हमने पढ़ा कि कंपटीशन बढ़ता है तो कंपनीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो वही बात है यहाँ पे भी कि ये फोकस करता है कि कंपटीशन बढ़े इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो। और एक और चीज़, सारे जो गुड्स मतलब जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं ना, वो ईजी मतलब वो सारे यूज़ हो जाएं, यूटिलाइज हो जाएं, ठीक है, इस पे फोकस करता है कि जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज, अब देखो वर्ल्ड के रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो जाएं, इस पे WTO फोकस करता है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि ये मान लो अमेरिका है, ठीक है, या फिर सऊदी अरेबिया, मान लो सऊदी अरेबिया है,
ये क्या है, सऊदी अरेबिया है और ये इंडिया है। नो, सऊदी अरेबिया के पास क्या है, इनके पास पेट्रोल है बहुत ज़्यादा, ये तो सबने सुन रखा होगा, कॉमन सी बात है, बचपन से ही सुनते आते हैं हम कि उनके पास पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है बहुत ज़्यादा। और हमारे पास क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि पेड़ पौधे, पानी ज़्यादा है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है, जस्ट सपोज, मैथ्स में इसे सपोज करने वाला, लेट करने वाला नहीं होता, इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सऊदी अरेबिया के पास पेट्रोल ज़्यादा है, हमारे पास पानी ज़्यादा है, तो ये जो चीज़ पेट्रोल से बनाएंगे ये चीज़ सस्ती होगी, ठीक है, ये सस्ती होगी, हम इसको खरीदेंगे, हमारे लिए भी सस्ता होगा। लेकिन अभी पानी से कोई चीज़ बनाना चाहेंगे तो इनके लिए महंगा होगा, ठीक है। पेट्रोल ये 10 रुपये में क्रिएट कर ले रहे हैं, पेट्रोल वाली चीज़ें, पानी वाली चीज़ें इन्हें क्रिएट करने में 40 रुपीज़ लग रही है। हमारे पास पानी वाली चीज़ें हम 10 रुपीज़ में क्रिएट कर ले रहे हैं, और पेट्रोल वाली चीज़ें 40 रुपीज़ लग रही हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, या एक्सचेंज कर लेंगे चीज़ें हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। कैसे, कि हम इनसे पेट्रोल ख़रीद लेंगे जो कि हमें टैक्सेस वगैरह के बाद भी 20 रुपीज़ में पड़ेंगे, तो इस 40 से तो कम ही है। या फिर इनके लिए पानी वाली चीज़ें जो 10 रुपये में हम कर रहे हैं, तो ये हमसे इम्पोर्ट कर लेंगे, तो इनके लिए 20 रुपीज़ की आएंगी, 40 की नहीं आएंगी। तो ये चीज़ समझ आई। तो वर्ल्ड रिसोर्सेज जो है अच्छे से यूटिलाइज होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक और, स्टेबलाइजेशन की। इस पूरे जो है रिफॉर्म्स है, इससे दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं कुछ इकोनॉमी के अंदर। तो स्टेबलाइजेशन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट हुई है, फिजिकल पॉलिसी है, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ हैं, और हमें स्ट्रक्चरल चेंज के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, इससे स्ट्रक्चरल चेंज होगा इकोनॉमी के अंदर, ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर पॉलिसीज़ हैं। तो मेरे साइड से इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और लाइक और सब्सक्राइब भी करना अगर पसंद